स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और सीएम ने खुद खिलाड़ियों को खाना परोसा, खाने को खुद भी चेक किया है उन्होंने। सीएम धामी ने खिलाड़ियों से बातचीत की, व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने कहा कि सभी खिलाड़ी व्यवस्थाओं से खुश हैं। राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए, हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बैडमिंटन कोर्ट में चल रही नेशनल गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का मंगलवार को शानदार समापन हुआ और फाइनल मुकाबले को देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, रोमांचक मैच का आनंद लिया। फाइनल में तमिलनाडु के सतीश कुमार ने उत्तराखंड के सूर्यांश रावत को हराया। महिला के डबल मिक्स में भी तमिलनाडु ने उत्तराखंड को हराया। इसमें उत्तराखंड की कुहू गर्ग ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कुहू गर्ग उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी और खुद भी आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी, फोटो खिंचवाया उनके साथ, भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की कामना की है। नर्वस हो गया था लास्ट में, प्रेशर में तो मिस्टेक्स हो गई थोड़ी, बाकी पूरा गेम अच्छा ही खेला। नेक्स्ट टूर्नामेंट लिए अभी एकेडमी जाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ी जो भी गलतियां करी है उन पे काम करूंगा। Now next I got selected for the Asia Badminton Mixed Team Championship, so I'm getting ready for that. Tomorrow I'm going to Guwahati for the camp. So for the trophy ceremony, I'd like to request. Yeah, I mean Uttarakhand is a pretty good state. I mean we enjoy the climate, weather, place, and the organizers were very good today. जैसा मैंने यहाँ पे भी खेला, मुझे खेल के कोर्ट पे वापस आके बहुत अच्छा लगा। 5 साल के बाद आई, मगर कोर्ट घर की तरह मुझे बिल्कुल फील होता है। तो मुझे जितना मौका मिलेगा मैं खेलना चाहूंगी, जितना मौका मिलेगा मैं रोज प्रैक्टिस को दूंगी और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। बट ऑब्वियसली सर्विस मेरी पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि जब आप ऐसी चीज में आप आईपीएस जैसी प्रेस्टिजियस सर्विस एंटर करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके साथ मुझे जितना टाइम मैं दे पाऊंगी मैं स्पोर्ट को जरूर दूंगी। राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को रुद्रपुर के शिवालिक साइकिलिंग वेलोड्रम ट्रैक पर साइकिलिंग के इवेंट्स हुए और इस इवेंट के दूसरे दिन साइकिलिस्ट से सिंगल स्ट्रिंग और स्क्रैच रेस में उन्होंने हिस्सा लिया। खास बात यह थी कि सोमवार को एक खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद आयोजक हैं वो काफी सतर्क दिखे। साइकिलिंग इवेंट को देखने भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी राजीव मेहता भी पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय खेलों में योगासन का समापन हो गया है और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी है। योगासन में पश्चिम बंगाल को 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला, जबकि उत्तराखंड को 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लगातार 4-5 दिनों के ये कार्यक्रम जो योगासना के रूप में विभिन्न प्रतियोगिता 22 राज्यों के योगासना के एथलीटों ने प्रतिभाग करके जिस प्रकार का यहाँ का खेल का वातावरण बनाया है, एक कोशिश जो राज्य सरकार की है कि हमारी देवभूमि जो है, सैन्य भूमि जो है, खेल भूमि बने। तो जनपद अल्मोड़ा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह के जनपदों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि पूरा प्रदेश खेल के उत्सव से जुड़ गया है। तो मैं समझती हूँ कि समापन भी बहुत शानदार है और उत्तराखंड निश्चित रूप से योगासना के परिप्रेक्ष्य में कई मेडल भी लेकर आया है, जो कि हम सब के लिए उत्साह का विषय है।
हरिद्वार में मंगलवार को हॉकी मैच की शुरुआत हुई। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग ने 3-3 मैच खेले। हालांकि पहले दिन उत्तराखंड की टीम की ओर से दर्शकों को निराशा हाथ लगी। महिला वर्ग में उत्तराखंड और झारखंड की टीम के बीच मुकाबला हुआ। इसमें झारखंड ने 2-1 से जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में यूपी और उत्तराखंड की टीम का मुकाबला हुआ। इसमें यूपी की टीम ने 9-1 से उत्तराखंड की टीम को हराया है। और नेशनल गेम्स की आर्चरी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। लगातार रैंकिंग में बढ़त बनाए हुए है और इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद राज्य को अब आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है। 7 फरवरी को होने वाले फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की जीत की संभावना जताई गई है। और नेशनल गेम्स में ताइक्वांडो में उपजे फिक्सिंग विवाद के बीच बुधवार से हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम कैंपस में ताइक्वांडो के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही डीओसी के साथ 42 रेफरी में से 21 रेफरी भी बदल दिए गए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एस दिनेश कुमार को नया ताइक्वांडो का डीओसी बनाया गया है। नए डीओसी ने दावा किया है प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। माइंड पसंद पड़ेगा क्या गेम में? No, we ensure that we are going to go with the rule. We are not going to disturb any athletes, their preparation. Our motto is to conduct the competition smoothly. The allegation which came, the GTCC ने action लिया है, उसको 50% of the referees have removed. और बॉक्सिंग मुकाबलों की बात करें तो उत्तराखंड के 2 मेडल पक्के हो गए हैं। पुरुष बॉक्सिंग में पहला मेडल पक्का हुआ है। उत्तराखंड के नरेंद्र अपनी कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला बॉक्सिंग में भी 1 मेडल पक्का हुआ है। यहां पर उत्तराखंड की काजल ने मंजू बावरिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचने पर पदक पक्का हो जाता है, क्योंकि हार के बाद भी 2 खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज दिया जाता है। बहुत अच्छा मुकाबला रहा। वो सामने वाली लड़की भी काफी अच्छी और सीनियर प्लेयर थी और हमारे सारे कोचेस, सर मेरे कोच है, हमारे सारे कोचेस और सारे स्टाफ ने बहुत मदद की और उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं जीती हूँ। सर ये टफ बाउट थी, ये मेरे शुरू का बॉक्सर था आर्मी के से, और यही बाउट थी जो कि मैंने अपना पूरा जोर लगाया है और मैं उत्तराखंड के लिए नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड दे चुका हूँ और नेशनल गेम में मेरा टारगेट है गोल्ड दे जाऊंगा। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ ने एक नहीं बल्कि कई खिलाड़ी देश को दिए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं उन युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं जिन्होंने हाल फिलहाल मुक्केबाजी की दुनिया में कदम रखा है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के हुनर को करीब से देखना नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित हो सकता है। देखिए को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अभी नेशनल गेम हो रहे हैं, ये मतलब आज से पहले हमने ऐसे कभी माहौल देखा भी नहीं था कभी नेशनल में, जो यहाँ पे हो रहा है। इसमें हमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, बहुत सारे अच्छे टेक्निकल प्लेयर भी दिख रहे हैं। ऐसे मतलब अगर जैसे ऐसे नेशनल बहुत होंगे तो हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है। पिथौरागढ़ में हो रहे मुकाबलों में लवलीना, पूजा कुमारी, मंजू बाम्बोरिया, मनदीप कौर और जैस्मिन जैसी इंटरनेशनल महिला बॉक्सर भाग ले रही हैं। जबकि पुरुषों में आशीष चौधरी, शिवा थापा और नरेंद्र जैसे बॉक्सर भी यहाँ पहुँचे। बड़े स्तर के मुक्केबाजों का खेल देखकर नई पीढ़ी इंटरनेशनल टेक्निक से तो सीधे रूबरू हो रही है, साथ ही अलग अलग टेक्निक के मायने भी समझ रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के जरिए नए खिलाड़ी बड़े मुकाबलों के गुण भी सीख रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े प्लेयर आए, ओलंपिक से लेकर नेशनल मेडलिस्ट, बहुत सारी टेक्निकें बता रहे हैं। अलग अलग राज्य से आए हैं तो हमें अलग लैंग्वेजेस, अलग लोग सारे देखने को मिल रहे हैं और हम उनको अपना कल्चर भी दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसा होता है, क्या होता है। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग की मेजबानी क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नए मुक्केबाजों के लिए राष्ट्रीय खेलों से एक जैसी जमीन तैयार हो रही है, जो उनकी राह को काफी आसान बना सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। प्री बोर्ड एग्जाम में 60% से कम अंक लाने वाले बच्चों को फेयरवेल पार्टी में आने पर प्रतिबंध लगाने वाली आरबी पब्लिक स्कूल बीरपुर को लेकर दिखाई गई न्यूज़ 18 की खबर का शानदार असर हुआ। बीरपुर स्कूल ने अपने इस फैसले पर रोल बैक कर लिया है। अब 5 फरवरी को होने वाली फेयरवेल कार्यक्रम में 12वीं के सभी 223 बच्चे भाग ले सकते हैं। साथ ही फेयरवेल का खर्च भी स्कूल प्रशासन देगा।
के उस उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार ढंग से खबर दिखाई। इस खबर का बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया और स्कूल प्रशासन को नोटिस सर्व किया गया। नोटिस सर्व होने के 12 घंटे के भीतर स्कूल प्रशासन बैकफुट पर आया और अब उन सभी 223 बच्चों को फेयरवेल पार्टी में आने का न्योता दिया गया है, जिनके 60% से भी कम अंक थे। यही नहीं, स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए अब इस फेयरवेल पार्टी का खर्चा भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उठाने की बात कही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर 12 घंटे में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए। पुलिस और बदमाशों के साथ 3 जगह एनकाउंटर हुआ है। 3 अलग अलग घटनाओं में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हैं। पहला एनकाउंटर नानकमत्ता में स्मैक तस्कर और पुलिस के बीच हुआ, इसमें एक तस्कर घायल हुआ। वहीं सितारगंज में हुए दूसरे एनकाउंटर में लूट का आरोपी घायल हुआ। तीसरा इनामी बदमाश शकील पुलभट्टा में पुलिस की गोली से घायल हुआ। तीनों घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में जारी है। नानकमत्ता थानाध्यक्ष द्वारा रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के NDPS में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। कल इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हरिद्वार के भेल में रोड पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। खराब मौसम के चलते पेड़ अचानक सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। इस दौरान वहां से गुजर रही एक स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं चपेट में आ गईं। इसमें आंचल नाम की एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला सोनिया गंभीर रूप से घायल है। बाद में पुलिस ने पेड़ काटकर हटाया है और ट्रैफिक को शुरू कराया है। विकासनगर के सहसपुर इलाके में 2 गोवंश की हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाते हुए हंगामा किया। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि हरिपुर गांव से 2 गोवंश चोरी हो गए थे। इनके शव मंगलवार को सुबह खेतों के किनारे मिले। इससे ग्रामीण आग बबूला हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल पहुंची है और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। कुछ अवशेष हैं, ये सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में पड़े हुए पाए गए हैं। इस संबंध में इनसे तहरीर ली जा रही है। 2 गायों का चोरी करके हत्या करने का प्रकरण सामने आया था। अभी यहाँ पे सारे लोग हैं और जांच की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाई तो हंगामा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने मदन कौशिक पर प्रतिबंध चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने का वीडियो शेयर किया। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की और पुलिस ने 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चालान कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेसी वर्कर्स ने मंगलवार को हरिद्वार कोतवाली में नारेबाजी की और धरना दिया। साथ ही मदन कौशिक और समर्थकों के खिलाफ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। अगर सच की आवाज़ उठाना गलत है तो मैं गलत ही ठीक। आप एक बात आइए, एक शहर के सम्मानित विधायक जो एक बहुत बड़ा पद होता है और वही उस चाइनीज मांझे पतंग उड़ा रहे हैं और हमने अगर उसकी आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम को धामों के कपाट खोलने के मौके पर आने के लिए आमंत्रित किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ तीर्थ पुरोहित पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने ऑल वेदर रोड और धामों में हुए सौंदर्यीकरण के कामों के लिए आभार जताया। कहा कि यात्री सुविधाओं के लिए हो रहे कामों से चारधाम यात्री की भव्यता बढ़ती है। और इस दौरान अनिल बलूनी भी तीर्थ पुरोहितों के साथ मौजूद रहे। पुरोहितों ने कहा, हमारे आराध्य पीएम मोदी को शक्ति दें ताकि सनातन का ये जो युग है आगे बढ़ सके।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम मोदी को धामों के कपाट खुलने के मौके पर आने के लिए आमंत्रित किया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के 60 तीर्थ पुरोहित पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी मीटिंग बुधवार को ऋषिकेश में होगी। गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने मीटिंग लेंगे। इसमें यात्रा से जुड़े सभी जिलों के डीएम, विभागों के चीफ, सीनियर ऑफिसर मौजूद रहेंगे। विनय शंकर पांडे ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के एक बार इस जिले में मीटिंग कर चुके हैं और आगे की तैयारी पर बात होगी। मेरी बैठक हो रही है उसके पहले जनपद स्तर पर, चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने अपने अपने लेवल पर बहुत ही ग्रास रूट पर जाकर सारी चीज़ों का रिव्यू कर लिया है। 5 को हम लोग आपस में विचार विमर्श करके उसमें निर्णय लेंगे कि हमें अपनी इस यात्रा को और सुगम और सुचारू बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। 28 फरवरी तक सभी जिलाध्यक्षों का चयन कर लिया जाएगा और फिर मार्च के पहले हफ्ते में उत्तराखंड बीजेपी को भी नया अध्यक्ष मिलेगा। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से सीधे ही नए प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत कर दिया जाएगा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद हैं। माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट को ही एक और कार्यकाल दिया जा सकता है। हालांकि अगर भट्ट का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो फिर एससी या ओबीसी समाज को कोई नया चेहरा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। नए चेहरों में खजान दास और यतीश्वरानंद को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। अब 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, तो इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पुनः उत्तराखंड में संगठन के चुनाव के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और इसके लिए हमने बूथ कमेटियों का निर्वाचन पूर्व में हो गया था और बूथ कमेटियों के बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है। उत्तराखंड में यूसीसी के साथ लिव इन रिलेशन को मिले कानूनी दर्जे का कांग्रेस विरोध कर रखी है और आने वाले सत्र में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि लिव इन को कानूनी दर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, लिव इन टूरिज्म बढ़ाने के लिए नहीं। देखिए रिपोर्ट। पंद्रह फरवरी के बाद विधानसभा सत्र की तैयारी है, तो यूसीसी लागू होने के बाद होने जा रहे पहले सत्र में इस बार लिव इन का मुद्दा गूंज सकता है। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी की आड़ में लिव इन को कानूनी दर्जा देकर देवभूमि का अपमान हुआ है, जबकि लिव इन जैसे संबंध उत्तराखंड की संस्कृति से मेल नहीं खाते। इसलिए कांग्रेस आने वाले सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी में है। लिव इन में जो लोग रहेंगे उनकी एक तो प्राइवेसी भंग हो गई, दूसरा जो है प्राइवेसी भंग होने के साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप लिव इन में रहिए, आपने उसको कानूनी दायरा देने का कहा। इससे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति अलाउ नहीं करती। कांग्रेस सदन से सड़क तक इस मुद्दे को महिला सम्मान और संस्कृति से जोड़ना चाहती है और लिव इन संस्कृति को उत्तराखंड के लिए खतरा बता रही है। ऐसे में सदन में मुद्दा गूंजा तो सरकार को बिना शादी संबंध और साथ रहना कैसे सही है समझाना होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक लिव इन को कानूनी दर्जा देने के पीछे महिला की सुरक्षा की सोच है, उत्तराखंड को लिव इन टूरिज्म स्टेट बनाने की सोच नहीं। यूसीसी में बहुत गहन चर्चा पहले भी हुई है सदन के अंदर, और लिव इन रिलेशन की बात करिए, ये एक रियलिटी है। मैंने उस दिन भी सदन में यही कहा था कि इसको नकारा नहीं जा सकता कि आज उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशन हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा भी, उनको जो पार्टनर्स हैं उनकी सुरक्षा भी हो और सरकार को पता भी हो कि कौन लोग लिव इन में है, क्या उनका रिश्ता है, कौन से लिव इन रिलेशनशिप का टूरिज्म का क्षेत्र नहीं बना रहे हैं। ये लोगों की सुविधा के लिए और दूसरी चीज सुरक्षा के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो कांग्रेस ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन यूसीसी के साथ लिव इन रिलेशन को मान्यता पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और तैयारी देवभूमि की संस्कृति का हवाला देकर मुद्दे को सदन में उठाने की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं